हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है हम ब्लॉक 8 का यूनिट 4 कर रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट यूनिट है, इंडियन इंग्लिश। एंड ये जो यूनिट है ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इंडियन इंग्लिश पे या तो बड़े वाले 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर शॉर्ट नोट आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ एक तो आपको आ ही जाएगा। इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश, इंडियनिज्म इन इंग्लिश या इंडियननेस ऑफ इंडियन इंग्लिश, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले वाले यूनिट में भी मैंने जो है मोस्टली इंडियनिज्म के बारे में ही बात किया है, इंडियन इंग्लिश के बारे में ज़्यादा बात की है, बिकॉज वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज जो है हम इसी को आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री दी हुई है इनिशियली, इंडिया में कैसे इंग्लिश आया और सब कुछ। मैं उसको सब कवर ना करते हुए सिर्फ जो मुझे लगता है कि वर्थ नोटिंग है, थोड़ा बहुत जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगी। कुछ चीज़ें मैंने एक्चुअली मार्क की थी जो आपको हाईलाइटेड दिख जाएंगी यहाँ बुक में। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है एंड इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट, तो जो है मैं उसे नहीं समझाऊंगी। आप चाहे तो बाद में रीड कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी। और यहाँ पे बुक में आपको साइड बाय साइड सारे नोट्स दिख ही रहे हैं कि बुक में जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क किया है, तो आप अपनी बुक में उसे मार्क कर सकते हैं इफ यू आर एक्चुअली सिटिंग विद योर बुक्स। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, मैंने जो 3 क्वेश्चंस आपको बोले थे कि ये आ सकते हैं एग्जाम में। एंड लेट्स स्टार्ट विद द अराइवल ऑफ इंग्लिश। तो 1600 जो सेंचुरी थी उसके 31 दिसंबर को जो है क्वीन एलिजाबेथ ने भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में आने के लिए। शुरू में जो है वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इधर आए थे, और क्योंकि सिर्फ ट्रेडिंग ही करना है तो उसके लिए उन्हें ऐसा बहुत ज़्यादा लैंग्वेज ट्रांसलेशन या किस लैंग्वेज में होगा इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेड करना है बेसिक। अगर कोई एक भी है ट्रांसलेटर, क्योंकि आपका काम उतना ही है ना ट्रांसलेशन का, तो ये इंग्लिश सीखना है कि नहीं सीखना है इसकी कोई दिक्कत उतनी नहीं हुई थी। लेकिन इंग्लिश जो है उसने एक दूसरा तरीका जो है वो अपना लिया इंडिया में आने का। वो तरीका था थ्रू मिशनरीज। तो जब मिशनरीज इंडिया में आने लगी, तो वो जो थी वो क्या बोलती थी कि हम सिर्फ ट्रेड करने नहीं आए हैं यहाँ पे, हम जो है इंडियन लोगों को और पढ़ाने लिखाने, उनका स्पिरिचुअलिज्म जगाने, उनको सही रास्ता दिखाने। तो वो ये ना कहते हुए कि हम सिर्फ ट्रेड करने आए हैं, वो इंटेलेक्ट पे आ गए कि हम आपको सही रास्ता दिखाना है, इसलिए हमें यहाँ आने दो। और मिशनरीज के थ्रू जो है इंडिया में एक्चुअली इंग्लिश का जो बहुत ज़्यादा आगमन हुआ, हम कह सकते हैं कि इंडिया वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड टू दिस लैंग्वेज एग्जैक्टली बाय द ट्रेडर्स, बट बाय द प्रीचर्स, क्योंकि सारी प्रीचिंग वगैरह भी जो है वो इंग्लिश में ही होती थी। दूसरा रीजन था यूनिवर्सिटीज़ के इंट्रोडक्शन से भी जो है बहुत चेंजेस आए। And with the spread of colleges and the increase of universities, the importance of English was rising. And in the early 20th century, English was formally established as the official and academic language of India. Thus, English became the prestige language. और आज भी जो है इंग्लिश बहुत प्रेस्टीज लैंग्वेज है। एंड इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअली कम्प्लीटली रिप्लेस्ड पर्शियन एंड अदर इंग्लिश लैंग्वेजेस। ठीक है, बंगाल वगैरह एंड कुछ कुछ एरियाज में जो है लोग ऑलरेडी इंग्लिश को लेने के लिए रेडी थे। दे एक्सेप्टेड इंग्लिश विद ओपन आर्म्स, बिकॉज वो कहीं ना कहीं थोड़े डरे हुए थे कि पर्शियन है या अफगानी लैंग्वेज जो है या फिर अरबिक जो है, राइट। सो पर्शियन एंड अरबिक दे आर टेकिंग ओवर हिंदी एंड बंगाली, एंड दे वर स्केर्ड कि फिर इन लोगों का राज हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि इसकी पावर कम करने के लिए इंग्लिश ले लेते हैं। और फिर इंग्लिश ने क्या किया वो तो हमें पता ही है। बट ये रीज़न था, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई वाला रीज़न भी हो सकता है, बट उस इन सब रीज़न सबको मिला के जो है, यानी कि पहले तो ट्रेडिंग के लिए आना, फिर प्रीचिंग के लिए आना, फिर जो है यूनिवर्सिटीज़ की वजह से, एंड फाइनली हमारी खुद की जो डिवाइड एंड रूल वाला डिवीजन वाला प्रॉब्लम था कि हमें एकता नहीं थी। तो समहाउ ऑल सब कुछ मिला के जो है इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गया इंडिया के लिए। बट दिस वाज नॉट ऑल, लाइक सिर्फ इतना ही रीज़न नहीं था। जो ब्रिटिशर्स थे, जैसे कि हमने यूनिट 3 में हमने बात की थी कि कैसे उन्होंने इंग्लिश को है बहुत चालाकी से इंडिया में और ज़्यादा मतलब इंट्रोड्यूस भी किया। हमने देखा था कि कैसे उन्होंने बोला कि जो लोग इंडियन हो दिखने से और खून से, लेकिन जिनके थॉट और इंटेलेक्ट में जो इंटेलेक्ट ही नहीं, उनके थॉट और मॉरल लेवल से जो है कि वो फॉरेन ब्रिटिशर्स हों, वैसे लोग उन्होंने जानबूझ के क्रिएट किए। कैसे कि अगर तुमको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो हम तुम्हें अच्छे जॉब्स देंगे बिकॉज यू स्पीक इंग्लिश। तो ये जो ब्रिटिश इंसान था जिसने हमारे इंडिया की एजुकेशन वाली पॉलिसी बनाई थी, इसने लिटरली ये चीज़ बोली है कि आई हैव डन व्हाट आई कुड टू करेक्ट नो आई हैव डन व्हाट आई कुड टू फॉर्म अ करेक्ट एस्टिमेट ऑफ देयर वैल्यू। किसकी बात कर रहे हैं? संस्कृत और अरबिक की। I'm quite ready to take the Oriental learning at the valuation of the Orientalists themselves. I have never found one amongst them who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. इंडिया और अरेबिया दोनों के पूरे पूरे लिटरेचर की वैल्यू जो है वो इनकी लाइब्रेरी की एक शेल्फ से भरी हुई किताबों से कम है, ये इस बंदे का कहना था। जबकि हम सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा लेट मी बी, इतना मैं जाने दीजिए, बट दिस रियली
मेक्स मी फ्यूरियस। ओके, सो उसने फिर आगे और चालाकी की, और उसने क्या की, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ जैसे जैसे मैं बच्चे को कहानी सुना रही हूँ कि फिर उसने और चालाकी की और फिर चीकू मगरमच्छ आ गया। बट ओके, सो बट आई रियली फील द वे इंग्लिश वाज पुट इन अवर ब्लड, लाइक इसमें ये इनोसेंटली ऐसे नहीं था कि नहीं है एंड देन ऑटोमेटिकली सडनली आ गया। लाइक इसमें इतने सारे पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व थे, जिनके पास पावर है। अल्टीमेटली वही है ना, जिसके पास पावर है वो उसकी चलती है, और क्या। सो दे डिसाइडेड कि इंग्लिश जो है दैट विल बी द मीडियम, इंग्लिश विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द हायर लैंग्वेज। तो जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं या फिर जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस थी, उनको जो है आप बचपन में सिखाओगे बच्चों को, क्योंकि वैसे भी वो लैंग्वेज जो है वो बच्चे सीखते हैं लाइक 0 to 3 4 ईयर्स की एज तक बच्चे घर पे बोलते हैं, सीखते हैं, सो दे ऑलरेडी नो दैट लैंग्वेज। फिर उसके बाद कहीं कहीं उन्होंने क्या किया कि ठीक है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक तुम जो है अपनी लैंग्वेज में पढ़ा लो, बट उसके बाद जिसे भी हायर स्टडीज़ करनी है वो इंग्लिश में ही होगी सारी पढ़ाई। तो फिर अल्टीमेटली या तो बच्चा सडनली सिक्स सेवन्थ के बाद जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, या फिर पेरेंट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं दे विल से कि यार इस बच्चे को हम इंग्लिश में ही बचपन से पढ़ाते हैं, सो दैट दिस पर्सन डज नॉट और आवर चाइल्ड डज नॉट हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, कि बाद में जो है तुमको चीज़ें समझ में आती हैं बट तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है। सो ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम उन्हें फेस ना करना पड़े। सो ये जो है 5 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मीडियम, द मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज नेग्लेक्टेड सिंस अ चाइल्ड स्टडीड द मदर टंग फॉर पीरियड्स वेरिंग 2 to 4 years। ठीक है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट था पहले 2-3 साल के लिए, और फिर बाद में जो है सारी पढ़ाई उसी में ही होगी। हाई स्कूल में जो है इंग्लिश ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एंड हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन इन वर्नाकुलर वाज अप टू मिडिल स्टेज एक्सेप्ट इन पंजाब। एंड सेकेंडरी कोर्सेज में तो डेफिनेटली जो है इंग्लिश ही एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा। ओके, let's come down. India, English was spoken by the elite classes and the vernacular by the common folk। ये सिमिलरली वही केस हुआ जो कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड में हुआ था, कि फ्रेंच जो है वो एलीट लोग बोला करते थे एंड इंग्लिश जो है वो गरीब लोग बोला करते थे, जो हमने ऑलरेडी पुराने पहले के ब्लॉग्स में देखा हुआ है। तो सेम केस में ही हमारे साथ भी और उनके साथ भी हुआ, लेकिन इंग्लैंड में तो ऐसा नहीं हो रहा ना कि लोग आजकल फ्रेंच बोल रहे हैं, वो लोग तो इंग्लिश ही बोलते हैं। तो सेम ही सिचुएशन थी हमारी और उनकी, लेकिन दे fought it or they handled the situation in a different manner than we did, because हम आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी हम इंग्लिश की पूजा करते हैं, इंग्लिश लोगों की पूजा करते हैं, बट फॉर देम इट डिडंट हैपन। सो उनके यहाँ पे इंग्लिश को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है एंड दे हैव चेंज्ड अ लॉट। सो दिस दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट। इंडिया में हम ये कह सकते हैं कि हम इंग्लिश को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज जो है हमेशा से सीखते हैं। सो मोस्टली अगर हम और आप बैठे हैं यहाँ पे तो इंग्लिश तो ऑफकोर्स हम पढ़ रहे हैं, सबको इंग्लिश आती है। हिंदी हम सभी को आती होगी क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आई एम होपिंग कि आपको हिंदी आती होगी, नहीं तो आप क्यों ही मेरी बड़बड़ सुनोगे। एंड उसके अलावा मोस्टली जो है हम और कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं, मराठी, बंगाली। तो वी ऑल लर्न इंग्लिश एज अ कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर विद अवर क्रिएटिव वर्क इन द फॉर्म ऑफ नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स। हमारा इंग्लिश में बहुत ज़्यादा योगदान है इंडियंस का एज एन इंग्लिश लिटरेचर। अब उसी के साथ जो है उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स जो है इस पूरी यूनिट में यूज़ किए हैं, एंड ये सारे वर्ड्स जो है ये इंडियन लोगों की वजह से इंग्लिश में आए हैं, मतलब इंडियंस की वजह से जो है इंग्लिश में आए हैं। एंड ये सारे वर्ड्स फ्रेजेस जो हैं ये आपको इंडियननेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियनिज्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते आएंगे। तो अगर 20 मार्क का क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी एबल टू राइट इट वेरी प्रॉपरली। सो दीज आर अ लॉट ऑफ रैंडम वर्ड्स एंड फ्रेजेस, बट इसमें से जो भी आपको याद रह जाए, अगर आपको चाहिए तो आप लिख लो, फिर इसको थोड़ा बहुत आप समझा सकते हो ऑफकोर्स, बट इसमें से जो जो आपको याद रह जाए वो आप जो है एग्जाम में लिख के आ सकते हो। सो चेरिशर ऑफ द पुअर, चेरिशर ऑफ द पुअर यानी वो गरीबों का मसीहा वाला, ठीक है। किंग ऑफ पर्ल्स, गवर्नमेंट हुजूर, माँ बाप, पुलिस वाला, पंडित। सॉल्ट गिवर, हुजूर मैंने आपका नमक खाया है, तो सॉल्ट गिवर इज वेरी इंग्लिश, वेरी हिंदी इंडियन आई वुड से। मतलब इंग्लैंड में जाके बोलोगे कि ही गेव मी सॉल्ट, तो मुझे नहीं लगता कि या आई एट हिज सॉल्ट, आई डोंट थिंक एनीवन वुड अंडरस्टैंड, दे वुड कॉल यू क्रेजी एज वेल। बट नमक खाने का इतना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग वहाँ पे नहीं है। सो सॉल्ट गिवर, स्पॉइलर ऑफ माई सॉल्ट, मेरा नमक, वो नमक हराम टाइप्स नहीं, स्पॉइलर ऑफ माई सॉल्ट मतलब वही कि रोजी रोटी छीन ली किसी की। सिस्टर स्लीपर, स्लीपर भी जो है हिंदी में हम बहुत अलग तरीके से स्लीपर को यूज़ करते हैं, जो कि इंग्लैंड में नहीं होता है। बाव माई फोर हेड, टर्मरिक, टर्मरिक सेरेमनी, हल्दी का जो सेरेमनी होता है वो। अब उन्होंने L1 और L2 की बात की है बी वाले पॉइंट में, आप देखिए यहाँ पे। ओके,
सो उन्होंने बात की है ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ब्रदर इन लॉ हिंदी में होता है हमारा साला। साला कुड बी यूज्ड एज एन अब्यूज, ओके, इट कुड बी यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ अफेक्शन एंड इंटीमेसी, एंड दिस इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप कि अरे वो मेरा साला है, अरे साले इधर आ, और फिर एक साला वो जो आप किसी को गाली देते हो। तो इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ का एक ही मीनिंग होता है, तुम्हारा साला, ठीक है। सो उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नेस इन इंडियन इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में के हिसाब से। सो ये हम सारे करेंगे अच्छे से। सो इंडियन नेस की बात हम कर रहे हैं तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। ओके, सबसे पहला होता है ट्रांसलेशन, यानी लिटरल हम ट्रांसलेशन कर देते हैं, जैसे कि नमक हराम का हमने कर दिया स्पॉइलर ऑफ सॉल्ट बाय मुल्कराज आनंद इन हिज नॉवल, या फिर ईश्वर प्रेम को हमने कर दिया गॉड लव, ईश्वर प्रेम गॉड लव, है ना। ट्वाइस बॉर्न रीइंकार्नेशन की बात चल रही है। वेस्ट थ्रेड, वो जो जनेऊ हम बांधते हैं। काउ वर्शिप, कार फेस्टिवल, कास्ट मार्क, कास्ट डिनर, कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर बाहर नहीं होता है। ब्रदर सिस्टर मतलब ही तुम्हारे मतलब सगा है, क्योंकि ये मुझसे भी हो गया था एक बार कि उसने मुझसे बोला कि हाँ वो मेरा भाई है, मैं ऐसे देखी असली भाई है, तो नकली भाई क्या होता है, राइट। तो कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर बाहर कुछ नहीं होता है, कजिन्स कजिन्स होते हैं और सिस्टर ब्रदर इज योर रियल ब्रदर। दूसरा जो ऑप्शन है वो है शिफ्ट में। शिफ्ट में क्या होता है कि ट्रांसलेशन के सेंस में पूरा पूरा लिटरल ट्रांसलेशन ना करते हुए इक्वलिज्म, फॉर्मल इक्विवेलेंस होता है, इक्विवेलेंस, ओके। An Indianism classified as a shift is usually an adaptation of an underlying formal item of an Indian language which provides its source, ठीक है। शिफ्ट को बेटर एक्सप्लेन एंड अंडरस्टूड किया जा सकता है अगर आपको प्रॉपर कंटेक्स्ट पता है और आपको इंडियन कल्चर के बारे में पता है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है कि मे द वेसल ऑफ योर लाइफ नेवर फ्लोट इन द सी ऑफ एक्सिस्टेंस, वाह सो पोएटिक। या मे द फायर ऑफ अवन कंज्यूम यू, आग में जल के मर जाओ। सो इन सब का जो मीनिंग है, जैसे मैंने बोला था कि इंडियन लोगों को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझ आएगा। सो द इंडियन इंग्लिश कोलोकेशन इंक्लूड्स दोज फॉर्मेशन विच हैव इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फॉलोइंग थ्री सेंस, तीन सेंस में। सबसे पहला ये कि दे डिविएट ग्रामेटिकली फ्रॉम इंग्लिश एंड फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, राइट। थोड़ा सा डिविएट करते हैं ग्रामेटिकली, ग्रामेटिकली एकदम प्रॉपर करेक्ट नहीं होते हैं, थोड़ा सा डिविएट करते हैं। सेकेंड, दे मे इन्वॉल्व लोन शिफ्ट फ्रॉम इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि इंडियन लैंग्वेज से वो कुछ लोन ले सकते हैं, हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी, नॉट ऑलवेज बट इट्स अ पॉसिबिलिटी। एंड thirdly, they may be formally non-deviant but contextually deviant, right। इसको समझते हैं कि if they have those contextual units which are part of Indian culture but are absent in those culture where English is spoken as L1, जैसे कि सिस्टर स्लीपर की उन्होंने बात की है। तो उन्होंने बोला है कि स्लीपर क्योंकि ब्रिटेन में या अमेरिका में जो है ऐसा कुछ भी उसका सेकंड मीनिंग नहीं होता जैसे कि इंडिया में होता है, इसलिए सिस्टर स्लीपर जो है वो वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे किसी को बोला तो वो गाली है, okay। But only lexically deviant because in Indian English sleeper is used in a particular sense in which it is not used in English, ठीक है। अब उन्होंने कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं ग्रामेटिकल जो चेंजेस है उसके, जैसे कि एन एड्रेस ऑफ वेलकम हैज बीन चेंज टू वेलकम एड्रेस, अ बंच ऑफ कीज हैज बीन चेंज टू की बंच, लव ऑफ गॉड हैज बीन चेंज टू गॉड लव। तो उन्होंने ऐसे ट्रांसलेशन कर दिया है, बट इन इंडियन इंग्लिश इट इज एक्सेप्टेड। Contextually determined Indianism may be deviant in the sense that they are unintelligible to those, the user of other varieties of English, because they are not acquainted with those typical English context is which such formation are used by Indians। वही कि जो भी हमारे कॉन्टेक्स्ट को बिलोंग नहीं करते हैं, जिन्हें इंडियन कल्चर के बारे में, कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं पता है, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी कि हम बोल क्या रहे हैं। पार्ट जो मैं बोलूँगी ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन एंड शिफ्ट। एंड ये जो तीन चीज़ें हमने अभी देखी थी, ये तीन चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फैक्टर से चेंज हो रहा है सब कुछ। तो अगर आपको ये आता है तो ये हाईलाइट करके आपको लिखते आना चाहिए। और फिर अब हम अलग अलग एग्जाम्पल्स बहुत सारे वर्ड्स के हमने देखे थे, अतर बॉटल, कांग्रेस पंडाल, कुमकुम मार्क, पुलिस जमादार, एंड उसके अलावा और दूसरी कंट्रीज में भी जो है ऐसी इंग्लिश काफ़ी मतलब अपनी खुद की इंग्लिश वो लोग बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम शायद यूनिट 2 में देख चुके हैं इसी ब्लॉक के। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो सबसे पहली जो इंडियन राइटिंग हुई थी इट कुड बी ट्रेस्ड बैक टू 1830, राइट। जो फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स थी इट वाज शेर एंड अदर पोएम्स, काशी प्रसाद घोषे जी ने पब्लिश की थी। एंड शुरू में जब है इंग्लिश में लोग लिखा करते थे तो उसका ऐसे मजाक उड़ाया जाता था कि मैथ्यू अर्नोल्ड इन अ साड़ी और शकुंतला इन स्कर्ट्स, ऐसे करके जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब लेकिन अब तो ऑफ कोर्स वी नो कि इंडियन इंग्लिश राइटर्स ने जो है वहाँ पे भी झंडे गाड़े हैं एंड दे आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क।
ओके, तो इंग्लिश राइटर्स कहाँ किस-किस चीज़ में आते थे? पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल में। तो पोएट्री और ड्रामा तो जो है वो इंडियन हिस्ट्री में चला आ रहा है, हम काफ़ी टाइम से चीज़ें इंडिया भी मतलब हिस्टोरिकली ये चीज़ें करता आ रहा है, बट नॉवेल वाज़ समथिंग व्हिच इज़ न्यू। द लास्ट जॉनर दैट इज़ द नॉवेल वाज़ परहैप्स अ डायरेक्ट इम्पोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश। ओके, फिर उन्होंने बहुत सारे राइटर्स की बात की है कि कैसे-कैसे उन्होंने रेफरेंसेस लिए, ट्रांसलेशन दिए, इन्फ्लुएंसेस उन पे हुए हैं, राइट? जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी की जो बुक थी राजमोहन्स वाइफ, वो जो है पहली इंग्लिश इंडियन नॉवेल थी। फिर बहुत से राइटर्स, इनमें से बहुत से राइटर्स जो है हमने पढ़े हुए हैं, अगर आपने इंडियन एमईजी 7 या 14 लिया है तो ये सभी हमने पढ़े हैं। जैसे कि आर के नारायण, राजा राव, मुल्कराज आनंद, भाभा भट्टाचार्य, अनीता देसाई, रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, उपमन्यु चटर्जी, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय। सो इन सभी ने जो है बहुत अच्छा काम किया है इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड इसके साथ जो है इंडियननेस ऑफ इंग्लिश, इंडियनिज्म ऑफ इंग्लिश, अगर ऐसा कुछ भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हैं। एंड बहुत सारे वर्ड्स भी मैंने आपको बता दिए जो इंडियंस ने इंट्रोड्यूस कराए थे इंग्लिश लैंग्वेज में। सो आप वो सारे वर्ड्स भी लिख सकते हैं, उसको हाईलाइट कीजिए खूब ब्लैक ब्लू मार्कर से, पेंसिल से डब्बे बना बना के कि ये सारे शब्द हम लेके आए थे। ठीक है, विद दिस आई एम होपिंग आपको समझ आया होगा, एंजॉय किया होगा। एंड हमारा ब्लॉक 8 खत्म हो गया है। ब्लॉक 9 के जो है मैं सिर्फ जहाँ तक के पहले 3 यूनिट करूँगी, क्योंकि उसके बाद की यूनिट सिर्फ रीड करने जैसी हैं, एनालाइजिंग द टेक्स्ट, सो नॉट अ लॉट। मैंने ऑलरेडी सब वीडियोस बना के रख दिए हैं, बट वो धीरे-धीरे करके अपलोड होंगे। सो अगर आपको चाहिए तो सिर्फ 29 रुपीज़ अ मंथ में जो है आप मेरे चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। इट्स जस्ट 29 रुपीज़ अ मंथ, और आप जब चाहे कैंसिल कर सकते हैं। आपको चाहिए तो एग्ज़ाम के पहले का 1 महीना रखिए और फिर हटा दीजिए, तो भी चलेगा। बट वो छोटा-सा अमाउंट भी ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अभी मेरे पास शायद 3 पेट्रन्स हैं, सो इट्स लाइक 90 रुपीज़, और मुझे 90 मिलता भी नहीं है। मुझे मिलता है कुछ कट-फट के जो भी मिलता होगा महीने का 70 रुपए कुछ। आई डोंट, मैं शायद छोले टिकिया खा जाऊँ उतने की। Um, but it's not about the money. It's more about like motivation factor एक है. It is also a little bit about the money, but एक motivation factor मुझे अच्छा लगता है. So if you can, I would really appreciate. And thank you so much, guys. If you enjoyed this video, make sure to leave a comment, subscribe कीजिए channel को, and I'll see you guys in the next one. Bye. तो यहाँ पे तो गुजराती कुछ ना कुछ होगा. सो इंग्लिश जो है हम सभी बचपन से स्कूल में, sorry for that. Yes. So yeah. So a crocodile in lawn a crocodile in lawn cloth a crocodile in lawn cloths, a crocodile in lawn cloths. This is a tongue twister. A crocodile in a lawn cloths. A crocodile in a lawn cloths. लेकिन आप अगर उधर ब्रिटेन में जाके बोलोगे घंटा किसी को समझ नहीं आना है. Can I use, is it a bad word? Anyway,